हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर बना है। और उपयोगिता ह्रास नियम हम हमें यह बताता है कि विशेष वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होती जाती है। और उपयोगिता का जो मूल्य है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता के अनुसार ही दिया जाता है। एक मनुष्य को जब किसी वस्तु से कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है तो वह उसके लिए कम मूल्य ही देता है, और अधिक सीमांत उपयोगिता मिलने पर अधिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु की इकाइयों में अगर वृद्धि होती है तब यह वस्तु अपेक्षाकृत कम मूल्य पर ही खरीदी जाती है। अर्थात हम दूसरों शब्दों में ये कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य कम हो जाने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत उपयोगिता ह्रास नियम से यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में कमी होती जाती है तो इससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है। अधिक सीमांत उपयोगिता मिलने पर क्रेता उस वस्तु के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है। अतः जब किसी वस्तु की कम इकाइयाँ बाजार में उपलब्ध होती हैं तो यह वस्तुएं अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर क्रय की जाती हैं। तो अन्य शब्दों में वस्तु का मूल्य अधिक होने पर इसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। मांग का नियम मुझे ये भी बताता है कि अन्य बातें अगर समान रहें तो मूल्य कम हो जाने पर या मूल्य कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। और मूल्य के बढ़ने से क्या होता है? मांग घट जाती है। यही मांग का नियम है। मूल्य और जो मांग यानी कि प्राइस एंड डिमांड क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो फिर मांग बढ़ती है। परंतु ये ध्यान रहे कि मांग का यह नियम एक प्रवृत्ति का घोतक है, यह गणितानुसार ठीक नहीं है। अर्थात यदि मूल्य दो गुना कर दिया जाए तो मांग आधी, और मूल्य आधा होने पर मांग दोगुनी हो जाएगी। यह सदा सत्य नहीं होता है। तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है लॉ ऑफ डिमांड की वो यही है कि मूल्य कम होने से मांग बढ़ जाती है, और मूल्य बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है। आइए इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन वो टेबल है। टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक तरफ जो है हमारा प्राइस रहेगा, प्राइस पर कुंटल। और दूसरी तरफ रहेगा क्वांटिटी ऑफ व्हीट। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि जो मांग के नियम जिसमें गेहूं की मात्रा 6,000 कुंतल जब खरीदते हैं तब जो गेहूं की प्राइस होती है वो कितने रुपए? 450 रुपये। तब 6,000 क्विंटल। और जब 500 रुपये हो जाती है प्राइस तब इसकी मात्रा कितनी खरीदी जाती है? 5,000 कुंतल। और उसके बाद में जब 550 हो जाती है तब कितनी खरीदी जाती है? 4,000। और जब 600 होती है रुपीज तब कितनी खरीदी जाती है? 3,000। और जब 625 हो जाती है रुपीज में तब कितनी खरीदी जाती है? 2,000। और जब 600
50 रुपये हो जाती है तब कितनी खरीदी जाती है? 1000। तो इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब 450 रुपये 1 कुंटल था, तब गेहूं की जो मात्रा खरीदी गई थी कितनी? 6000 कुंतल। और जब धीरे धीरे जैसे ही प्राइस बढ़ता गया तो हमारी जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट वो क्या होती गई? कम होती गई। इसी प्रकार हम इसको कर्व के भी माध्यम से समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपका जो कर्व है वो ये है कि आपका इधर वो दिया गया है क्वांटिटी और इधर क्या दिया गया है? प्राइस। इधर है आपका प्राइस और इधर है आपकी क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। और यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो कितना था? सबसे पहले स्टार्टिंग में 450 था, फिर कितना हुआ? फिर 500 हुआ, फिर कितना हुआ? फिर 550 हुआ, फिर कितना हुआ? फिर 600 हुआ, फिर कितना हुआ? 625 हुआ, फिर कितना हुआ? 650। तो आप टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि जब आपका 450 रुपये जब प्राइस था तब आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 6000। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। और फिर इसके बाद में जब 5000 हुआ तब कहाँ पर पहुँच गया? 550, वो 500 पे। उसके बाद में जब 4000 हुआ तब कितना पहुँच गया? 550 पे। जब 3000 हुआ तब कितने पहुँचा? 600 और 625। और इसके बाद में ये रहा। तो इस तरीके से आपका जो कर्व बना है वो आपका ये आपका कर्व बन गया है, लॉ ऑफ डिमांड। तो मैंने इस कर्व के भी माध्यम से समझ लिया है कि जब कीमत जो होती है वो अगर इंक्रीज होती है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। और जब कीमत डिक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे जो हमारा पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या है? इसमें आपका दो टाइप के हैं। एक तो है आपका एक्सटेंशन डिमांड और दूसरा है कंट्रैक्शन डिमांड। इसी प्रकार जो जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है वो क्या है? आपका इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन उसका मतलब क्या होता है। देखिए, आपका इधर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ है कि मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। मतलब इसमें जो कर्व होता है वो एक जगह से मतलब उसी में मूवमेंट करता रहता है कर्व। जैसे आपका यहाँ पर जो एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन में क्या होता है? अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। अन्य जो कारक हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक तरफ हम कर लेते हैं एक्सटेंशन और एक तरफ कर लेते हैं कंट्रैक्शन।
तो एक तरफ हमने कर लिया है एक्सटेंशन और दूसरी तरफ क्या कर लिया है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि प्रसार प्रसार मांग और संकुचित मांग। संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना और प्रसार मांग का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक तरफ आपका प्राइस है और दूसरी तरफ आपका क्वांटिटी है। एक तरफ प्राइस दूसरी तरफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर जब प्राइस 5 रुपये होते हैं तब क्वांटिटी कितनी ली जाती है 2 रुपये 2। और जब 2 रुपये प्राइस होती है तब क्वांटिटी कितनी खरीदी जाती है 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ आपका प्राइस है और दूसरी तरफ आपका क्वांटिटी है। एक तरफ आपका प्राइस है तो देखेंगे जब आपकी 5 रुपये जब कीमत होती है तब कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती है 2। और जब 2 पे पहुंच जाता है प्राइस तब कितनी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो कितने पहुंच जाती है 5। तो यानी कि इस तरीके से ये आपका रहा कर्व जो कि यहाँ पर आपका है ए और यहाँ पर है आपका वी। तो ये ए कहाँ पर चला गया बी पर। तो ये रहा आपका एक्सटेंशन डिमांड। अब आता है कंट्रैक्शन डिमांड। कंट्रैक्शन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस होती है 2 रुपये तब क्वांटिटी ली जाती है 5 और जब प्राइस हो जाती है 5 तब क्वांटिटी कितनी हो जाती है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब ये हुआ है कि जब आपका जो क्वांटिटी है और इधर आपका प्राइस है जब प्राइस 2 रुपये होता है तो आपका जो क्वांटिटी वो कितना लिया जाता है 5। और जब प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है प्राइस यहाँ 2 से कहाँ पहुँच गया 5 पर पहुँच गया तो जो आपकी क्वांटिटी है वो 5 से कहाँ आ गई 2 पर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ है ये प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है और ये यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। तो ये बी ए ये बी से ए पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है एक्स वाई ओके। ये रहा आपका क्या बोलते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन डिमांड। इसके बाद में आता है इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। ये भी समझ लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। यहाँ पर आपका इंक्रीज है और यहाँ पर आपका डिक्रीज है। तो देखिए ये आपका प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या होता है जैसे यहाँ पर अदर फैक्टर कांस्टेंट थे तो यहाँ पर क्या रहता है प्राइस कांस्टेंट रहता है प्राइस चेंज नहीं होता है इंक्रीज डिक्रीज में। जब यहाँ पर अदर फैक्टर जो है कांस्टेंट नहीं रहते हैं यहाँ पर अदर फैक्टर क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं। किसमें किसमें रहते हैं अदर फैक्टर कांस्टेंट एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन डिमांड में। और कांस्टेंट किसमें नहीं रहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में। देखिए जब आपकी प्राइस 2 रुपये थी तब आपकी क्वांटिटी 5 खरीदी जा रही थी और जब आपकी 2 रुपये थी उसके बाद में कितनी खरीदी जाने लगी 10 खरीदी जाने लगी। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ है ये आपका एक्स ये आपका वाई। जब आपकी प्राइस कितनी थी 2 रुपये तो क्वांटिटी कितनी खरीदी गई 5 और प्राइस अभी भी 2 ही रुपये हैं लेकिन अब यहाँ पर क्या है क्वांटिटी बढ़ रही है कितनी हो रही है 10। तो ये आपका प्राइस है। तो देखिए जब बढ़ रही है तो पहले कर्व ये था लेकिन उसके बाद में इधर गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब ये हुआ है कि वो राइट जो है वर्ड राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड। क्यों
क्योंकि वो पहला डी था, फिर कहाँ पहुंच गया, D1 पे। इसलिए इसलिए ये राइट वर्ड शिफ्ट माना जाएगा। ओके। और इसी प्रकार जब आपका ये y है और ये x है, यहाँ पर भी आपका जो प्राइस है 2 रुपये था, क्वांटिटी कितनी थी तब, 10 रुपये थी, और प्राइस फिर भी 2 रुपये है, क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 रुपये। क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि जो डिमांड में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज का मतलब जैसे आपकी प्राइस है ये 2 रुपये है, तो पहले क्वांटिटी कितनी थी 10, और फिर भी 2 ही रुपये है, तो अब कितनी हो गई है, अब कितनी हो गई है 5। तो इसका मतलब ये पहले ये था आपका कर्व बना था D, और D से कहाँ पे पहुँच गया है, D1 पे। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है, ये लेफ्ट बाएं की तरफ। ओके। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, इंक्रीज में होता है राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, और जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। और तो यहीं पर आपका जो लॉ ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, धन्यवाद।